आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। इस वक्त की दो बड़ी खबरों के साथ सबसे पहले बात करते हैं गुज़िश्ता रोज जम्मू के सिधरा में एक एनकाउंटर में मारे गए दहशतगर्दों के बारे में। उनसे मुतल्लिक एक अहम मालूमात मंजर आम पर आई है। जराए के मुताबिक मारे गए चारों दहशतगर्दों का ताल्लुक जैश तंजीम से था। जैश का टॉप कमांडर इसहाक मौलवी इसके पीछे मास्टरमाइंड था। यह साजिश इसहाक मौलवी ने की है। उसका ताल्लुक पुलवामा से बताया जा रहा है और इस वक्त पाकिस्तान से सरगर्म है। उसका भाई रियाज जेल में है। उसे 2018 में बांटोलो प्लाजा एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया था। मालूमात के मुताबिक एक खेप असलहा वादी में मकामी दहशतगर्दों को पहुंचाया जाना था, जिसमें कुल 8 बड़े हथियार बरामद हुए, जिनमें से 4 इन दहशतगर्दों के पास रखे जाने थे। 4 दीगर के हवाले कर दिए गए थे। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, कल हुए सिदरा इंसिडेंट की है, सिदरा एनकाउंटर की है, जिसमें 4 मिलिटेंट्स को मारा गया। और इस हवाले से, इस पूरे एनकाउंटर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सामने आई है। जराए के मुताबिक ये चारों दहशतगर्दों का ताल्लुक जैश से था और जैश का टॉप कमांडर इसहाक मौलवी, जिसका ताल्लुक पुलवामा से बताया जा रहा है और इस वक्त पाकिस्तान से सरगर्म है। आपको बता दें, इस हमले के बाद कल ही MHA की मीटिंग भी हुई थी 4 बजे। सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर में होम मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई थी। अमित शाह की सदारत में मीटिंग भी हुई थी कल। सिधरा का इंसिडेंट काफ़ी सीरियस भी माना जा रहा है, क्योंकि नेशनल हाईवे पर ये इंसिडेंट हुआ था। जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे मिलिटेंट और इनके पास भारी मकदार में असलहा भी मौजूद था। और मजीद तफसीलात के साथ जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल सिदरा एनकाउंटर के हवाले से काफ़ी अहम इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। समीर, हमें तफसीलात बताएं। देखिए, इस वक्त मैं सिदरा जो बजालता एरिया है, जो फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे हूं और यहां पे देख रहे हैं आप जो जम्मू कश्मीर SOG के जो जवान हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और क्विक रिस्पांस टीम की जो जवान हैं, वो यहां पे सर्च ऑपरेशंस कर रहे हैं। ये सर्च ऑपरेशन कल से ही चलाया जा रहा है, जब ये इनकाउंटर हुआ और जिसमें एक ड्राइवर जो ड्राइवर है वो फरार हो गया। हालांकि 4 आतंकवादी मारे गए। तो उसके बाद ही ये सर्च ऑपरेशन यहाँ इस जंगली इलाके में चल रहा है और जगह जगह पे यही जहां पे जंगली एरिया है, ये बजालता का और सिदरा का जो एरिया है, वहां पे ये सर्च ऑपरेशन कल से ही चलाया जा रहा है। क्योंकि जो ड्राइवर है वो वहां से फरार होने में कामयाब हुआ था। बहाना बना के वो वहां इनकाउंटर साइट से जब ट्रक को इंटरसेप्ट किया गया था, उसके बाद वो वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया। तो उसके बाद कल से ही रात भर भी ये सर्च ऑपरेशन चला और आज सूरज की पहली किरण जब चढ़ी तो उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। व्यापक सर्च ऑपरेशन हर जगह पे ये चलाया जा रहा है। SOG, क्विक रिस्पांस टीम्स और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो टीम है वो ये सर्च ऑपरेशन चला रही है। और जो ये ड्राइवर है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये ड्राइवर का पकड़ना बहुत ही जरूरी है। ड्राइवर जो है उसके पास से ही अगर वो वहां पे अगर उसको पकड़ा जाता है तो उसी से पता चलेगा कि आखिर ये जो मंसूबा था जैश का या जो आतंकवादी थे वो कहां से आए थे, किसके कहने पे आए थे और कहां जाना था, क्या मंसूबा था इनका। सारा जो प्लानिंग थी उनकी वो वहां से पता चलेगी, उस ड्राइवर से ही पता चलेगा। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो पुलिस है, वो कोशिश कर रही है कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्द से जल्द उसको नेब किया जाए। तो ये सर्च ऑपरेशन जो इस आप देख रहे हैं विजुअल्स में, ये जंगली इलाका है, जंगल का इलाका है यहाँ बजालता एरिया में। तो ये सर्च ऑपरेशन कल से ही यहाँ पे चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जहां जहां पे देखिए, एक तो ड्राइवर को पकड़ने की बात है और दूसरा हो सकता है कि कई मिलिटेंट जो है इन जंगली इलाकों में भी, हमने देखा जंगल के इलाकों में भी छुपे होते हैं। तो क्या कोई ऐसी आशंका है कि नेशनल हाईवे बिल्कुल साथ में है, यहाँ पे सिदरा में जहां इनकाउंटर हुआ वो भी बहुत नजदीक है जहां पे ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो पुलिस है वो कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती, वो जल्द से जल्द उस ड्राइवर को पकड़ना चाहती है और अरेस्ट करना चाहती है। और ये जो पूरी प्लानिंग हुई
पी है उसका जो है उसको पूरी तरह से देखना चाहती है कि किस तरह से ड्राइवर को जो ये प्लान कहां से हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि जैश ने ये सारा रचा था और आशिक निंगरू जो कि राजपुरा पुलवामा का रहने वाला है और जिसका आपको पता ही है कि मकान अभी कुछ दिन पहले 10 तारीख को यहाँ ध्वस्त कर दिया गया था। तो उसके कहने पे ही उसके इंस्ट्रक्शन पे ही ये यहाँ आए थे आतंकवादी और सामान लेकर ये कश्मीर जा रहे थे। तो ये सारा जो मंसूबा है ये उसी ड्राइवर को पता होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो बोरियां वहां पे थी, बूस की जो बोरियां थी उसमें कठुआ का मार्क है और कठुआ से ही हो सकता है कि ये उन्होंने खरीदा था, जो गेहूं का बूस था वो खरीदा हो। तो उसके बाद वो यहाँ पहुंचे थे, जिसके बाद इनकाउंटर शुरू हुआ। तो कहां से आए वो पूरी प्लानिंग कहां से, जिस तरह मैंने कहा कि वो ड्राइवर को ही पता होगा, लेकिन इसके साथ साथ ड्राइवर के पकड़ने के साथ साथ जो पूरी सिक्योरिटी तंत्र है यहाँ जम्मू कश्मीर में उसको हाई अलर्ट पे रखा गया है। पूरे जो नेटवर्क जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको मजीद सख्त कर दिया गया है, क्योंकि न्यू ईयर भी अब है, उसकी सेलिब्रेशंस भी हैं 2 दिन के बाद। इसी तरह से आगे के भी चुनौतियां बहुत है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो जो सिक्योरिटी ग्रिड है चाहे नेशनल हाईवे है उस पर बढ़ा दी गई है, जो बाकी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है वहां पे सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। लेकिन खासकर जो कोशिश की जा रही है, क्योंकि जंगली इलाकों में जो घने कोहरे में जो फॉरेस्ट एरियाज में जंगली इलाकों में मिलिटेंट हमेशा ही हाइड आउट अपना बनाते हैं। तो हो सकता है जो ड्राइवर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो वो इन्हीं घने जंगलों में आप देख सकते हैं कि जो जवान हैं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान है वो हर उस चीज पे नजर रख रहे हैं, हर उस चीज को तलाश रहे हैं कि कहीं पे कोई ऐसा तो नहीं है, कोई या तो वो ड्राइवर कहीं पे छुपा हो या कोई और चीज तो नहीं हो। देखिए अगर हम मिलिटेंसी की बात करें 32 साल की मिलिटेंसी में जम्मू कश्मीर में, तो जो फॉरेस्ट एरियाज में और जो पहाड़ी इलाकों में ज्यादा मिलिटेंटों ने हाइड आउट्स बनाए थे और जब मिलिटेंसी पीक पर भी थी तो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों के साथ साथ जो जंगली इलाके हैं उनमें ज्यादा हाइड आउट्स जो है मिलिटेंटों की तरफ से बनाया जाता था। तो ये भी चीज, इसमें एक चीज देखने को मिल रही है कि जो पुलिस है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अब कहीं पे भी जो बजालता का जो एरिया है, सिद्रा का जो एरिया है वहां पे और उसी के साथ साथ जो बाकी फॉरेस्ट एरियाज हैं जम्मू में वहां पे भी इसी तरह के सर्च ऑपरेशन चला जा रहे हैं कल से ही। और ये जब से ये इनकाउंटर हुआ है, क्योंकि बहुत जो 4 आतंकवादी उनके साथ साथ बहुत सारा सामान वहां पे जो एम्युनिशन है, राइफल्स हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि वो कश्मीर ले जा रहे थे उसके हिप को। तो ये सारी चीजें देख के सिक्योरिटी ग्रिड को है मजीद सख्त कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना जो उन्होंने जो पेट्रोलिंग है, सर्चेस हैं वो भी बढ़ा। समीर, आप क्योंकि वहां पर इस वक्त मौजूद है जहां पर ये अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे में ये जो फॉरेस्ट एरिया है, अगरचे ड्राइवर वहां से भागा हो, और ये कितना बड़ा एरिया है और वहां से निकलने में, किसी और जगह पहुंचने में ड्राइवर को कितना वक्त लग सकता है, और अगर वो वहीं पर छुपा हुआ है तो कितना पॉसिबिलिटी है कि वहां पर वो कितना टाइम तक ऐसे छुपे होकर सरवाइव कर सकता है? देखिए इसमें 2-3 चीजें देखनी पड़ेगी। अगर ड्राइवर कल चला गया है, वो वहां से भागा है, तो वो कहाँ भागा है ये सिक्योरिटी फोर्सेस को लग रहा है, जो पूरी उनको जो यकीन है कि वो इसी फॉरेस्ट एरिया में, जंगली इलाके में छुपा होगा कहीं पे। ये जो फॉरेस्ट एरिया जो आप देख रहे हैं विजुअल्स में, ये फॉरेस्ट एरिया बिल्कुल सिद्रा के बिल्कुल जो, और सिद्रा जो बजालता का जो एरिया है ये पूरा फॉरेस्ट एरिया ही है। यहाँ पे घने जंगल है, और मैंने कहा जो कोहरा होता है, सुबह कोहरा होता है, शाम को भी कोहरा होता है, तो उस धुंध का भी फायदा लोग उठाते हैं जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं। जहां तक ड्राइवर की बात है, वो कहां पे गया है और क्या वो यहां से चकमा देकर, सिक्योरिटी फोर्स को चकमा देकर कहीं और तो नहीं चला गया है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सर मैंने कहा जो सर्चेस हैं वो हर जगह पे चलाई जा रही हैं, और सर्चेस को सर्च चलाए जा रहे हैं। तो इसके लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अब ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस ड्राइवर को पकड़ा जाए। वो कहां पे छुपा है, क्या वो सिविलियन एरिया में है या कहीं और है, वो देखने वाली बात होगी। जी, ऑपरेशन जारी है, पूरी तलाशी ली जा रही है। ऐसे में मजीद इस इनकाउंटर के हवाले से, इस पूरे मामले को लेकर के तभी मालूमात सामने आएंगी जब इस ड्राइवर को पकड़ा जाएगा। समीर, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस वक्त की दूसरी अहम और बड़ी खबर आपको बता दें, अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचेरा कैम्बोज ने दहशतगर्दी का मसला उठाया। रुचेरा कैम्बोज ने कहा, हमने इन 2 सालों में दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, बिना डरे बिना कोई हेजिटेशन के टेररिज्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। और ये भी कहा कि टेररिज्म को सबकी सॉलिडारिटी और यूनिटी चाहिए कि टेररिज्म को खत्म करे, इसके लिए सबको एक होना, मुत्तहिद होना काफ़ी ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सी जानें हमने गंवाई हैं, बहुत सी मासूम जानें गंवाई गई है, लेकिन हमने जो है टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ी है, हमारी पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस की है। तो उन्होंने वहाँ पर वज़ीर आज़म के का जो कोट है वो भी बताया कि ज़ीरो टॉलरेंस के साथ टेररिज्म से निपटा जाएगा और ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि टेररिज्म को एकदम अपरूट न किया जाए, यानी जड़ से ख़त्म न किया जाए। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि हिंदुस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना कई सदियों से किया है और उस वक्त भी किया है जब अभी पूरी दुनिया ने इस चीज़ का नोटिस नहीं किया था। टेररिज्म का खतरा कितना बड़ा खतरा पूरी दुनिया के लिए है, ये अभी दुनिया ने जब नोटिस भी नहीं किया था तब से ही हिंदुस्तान जो है टेररिज्म का सामना कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र बराह रास्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से रुचेरा ने बताया यूएन में कि इंडिया का हमेशा क्या स्टैंड रहा है, इंडिया ने हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद की है टेररिज्म के खिलाफ और वो चाहते हैं कि सब लोग, पूरी दुनिया जो है, हर एक कंट्री यूनिटी के साथ, इत्तेहाद के साथ टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करे। ये एक और बार जो है दुनिया को याद दिलाया जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि दहशतगर्दी, टेररिज्म जो है पूरी दुनिया से मिट जाए तो उसके लिए सबका एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये बयान अपने आप में काफ़ी अहम है क्योंकि भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र में या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लगातार आतंकवाद के मुद्दे को उठाता रहा है, बतौर सदस्य भी और बतौर अध्यक्ष भी इस समिति के। तो जाहिर तौर पर आपको याद दिला दें कि 2 साल का जो कार्यकाल है भारत का, वो अब खत्म होने जा रहा है बतौर मेंबर, और इस महीने जो प्रेसिडेंसी है दिसंबर के महीने भी, वो भी इस महीने के अंत में खत्म हो जाएगी। तो इससे पहले रुचेरा कैम्बोज जो हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के रहते भारतीय अध्यक्षता में इस समिति का जो प्रोफाइल है वो और मजबूत हुआ है क्योंकि भारत ने लगातार आतंकवाद से लड़ने की बात की है और सभी मुल्कों का समर्थन भारत को मिला है। और हम आपको ये भी याद दिला दें कि भारत की प्रेसिडेंसी के अंदर 2 अहम इवेंट्स कराए गए यूएन में, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल रहे। और उससे पहले हमने ये भी देखा है कि किस तरह से यूएनएससी का जो डेलीगेशन है कई सालों बाद भारत आया था, न्यूयॉर्क से बाहर उन्होंने ऐसी मीटिंग की थी और मुंबई जाकर उन्होंने उस होटल में जाकर मीटिंग की थी जहां पर 26/11 मुंबई हमलों को आतंकियों ने कोहराम मचाया था। तो जाहिर तौर पर भारत का संदेश साफ है कि आतंकवाद की जो लड़ाई है वो एक अकेले मुल्क की लड़ाई नहीं है, सभी मुल्कों को इस पे एकजुट होना होगा। और ये भी आपको बता दें कि भारत की जो बात है वो तब दुनिया को समझ में आई जब 9/11 हुआ। हालांकि भारत आतंकवाद के दंश को कई दशकों से झेल रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक बड़ा चैलेंज आज भी भारत के लिए। हमने कल भी देखा कि जम्मू के सिद्रा में क्या हुआ। आज भी पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। जैश के आतंकियों की पहचान हो चुकी है जो कल इस एनकाउंटर में मारे गए, लेकिन जाहिर तौर पर जो पाकिस्तान का समर्थन है आतंकियों को वो लगातार जारी है। और ये भी साफ है कि आज भी पाकिस्तान हब ऑफ टेररिज्म है, वो आतंकवाद की फैक्ट्री है। यहां तक कि आपसे कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में जाके ये भी कहा था कि वो मुल्क जो कि ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी को पनाह देता है, वो मुल्क जो अपने पड़ोसी मुल्क की पार्लियामेंट पे हमला कराता है, तो ऐसे मुल्क को यूएनएससी में जाकर इस तरह के संबोधन देने का कोई अधिकार नहीं है। हमने ये भी देखा था कि बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर उस मंच का मिसयूज किया था। एक तरफ जहां भारत लगातार इस मंच के जरिए दुनिया की आवाज मजबूत कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ, वहीं पाकिस्तान उस मंच का एक बार फिर मिसयूज कर रहा है अपने प्रोपेगेंडा को इस मंच पर उठाने के लिए। तो जाहिर तौर पर जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है उसके लिए पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति भारत की है और भारत इस लड़ाई को
जारी रखेगा जब तक ये लड़ाई जीत नहीं ली जाती। तो ऐसे में जाहिर तौर पर सभी मुल्कों का समर्थन हमने देखा है कि भारत को मिला है, सिवाय दो मुल्कों के जिसमें एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है। लेकिन जाहिर तौर पर भारत की आवाज और भारत ने जो कहा है वो बिल्कुल उसको समर्थन यूएनएससी के सभी मेंबरान की तरफ से मिला है। और हमने ये भी देखा है कि एनएमएफटी की जो कॉन्फ्रेंस यहां दिल्ली में अब से चंद हफ्ते पहले हुई थी, उस एनएमएफटी यानी नो मनी फॉर टेरर के इस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक कड़ा संदेश भी गया था उन देशों को जो आतंकवाद का या तो समर्थन करते हैं या तो आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को बचाने के लिए खड़े रहते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, एक तरफ जहां रुचिरा ने कहा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हवाला दिया, उन्होंने उसका जिक्र किया, साथ ही उससे पहले भी जयशंकर ने बिना चाइना का नाम लिए कहा था कि आज भी जो है चाइना और पाकिस्तान के बारे में कि एपिसेंटर बने हुए हैं टेररिज्म का। वहीं चाइना का भी हमने देखा कि पिछले महीनों में जितने भी प्रपोजल्स दिए गए, चाहे इंडिया की तरफ से, यूएस की तरफ से, पाक टेररिस्ट के हवाले से, वो वीटो पावर का इस्तेमाल करके उनको रिजेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान जिस तरह से इस एक टेररिज्म के हवाले से बैक करते हैं, चाइना बैक करता है पाकिस्तान को, और ये जो एक अलायंस दिखता है यहाँ पर चाइना के पास क्योंकि वीटो पावर है, तो कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया एक तरफ टेररिज्म से लड़ने की कोशिश में है, वहीं चाइना जो है अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को पीछे कर देती है। देखिए, जाहिर तौर पर ये बड़ा चैलेंज है क्योंकि भारत का जो प्रस्ताव सामने आया है पिछले कुछ महीनों के, इस साल की अगर हम बात करें तो 6 ऐसे प्रपोजल्स रहे हैं जो भारत और अमेरिका के साझा प्रस्ताव थे। एक साथ ये प्रस्ताव लाए गए, प्रपोजल्स लाए गए, लेकिन चाइना ने इनको बिना कोई कारण दिए ब्लॉक कर दिया। चाइना लगातार इस तरह की हरकत करता आ रहा है कि वो पर्दे के पीछे रहकर बिना अपना नाम आगे किए इस तरह के जो प्रपोजल्स होते हैं जहां पर नॉन टेररिस्ट को, जिसको भारत ने और अमेरिका ने बैन किया है, उनको बतौर आतंकी घोषित किया है, उन आतंकियों के भी साथ खड़ा नजर आता है चीन। क्योंकि जब ब्लॉक करने की बात आती है यूएनएससी में, क्योंकि वो एक ऐसी संस्था है जो अगर ब्लॉक करती है किसी या प्रतिबंधित घोषित करती है किसी आतंकी को, तो उसके ऊपर कई तरह की बंदिशें लग जाती हैं। लेकिन चीन इस तरह की बंदिशों पर लगने से पहले ही उस पर टेक्निकल होल्ड डाल देता है, जो कि 6 महीने का होता है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 15 दिसंबर को भी एक और आतंकी का जो टेक्निकल होल्ड है वो 6 महीने बाद खत्म हो गया था, लेकिन फिर से उसको एक बार रिवाइव किया है चीन की तरफ से। तो जाहिर तौर पर एक तरफ आतंकवाद का मुद्दा है जहां पर सभी मुल्क जो है वो एकजुट है, सभी मुल्क ये मानते हैं कि आतंकवाद जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये मानवता के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। तो ऐसे में आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी मुल्कों को एकजुट होना ही होगा। इसीलिए भारत लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है और तमाम मुल्क इसका समर्थन करते आ रहे हैं सिवाय चीन के, क्योंकि चीन के अपने पर्सनल एम्बिशंस हैं, अपने पर्सनल रीजंस हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान पर किस तरह की मुसीबत नहीं आने देना चाहता। लेकिन हमने ये भी देखा है कि किस तरह से एफएटीएफ के अंदर पाकिस्तान को कई महीनों तक ग्रे लिस्ट में रखा गया था, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ और टेरर फंडिंग के खिलाफ पाकिस्तान ने ठोस कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन फिलहाल अभी ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आ चुका है, लेकिन आज भी उस पर निगरानी बनी हुई है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी बहुत खराब है, लेकिन इसके बावजूद वो आज भी आतंकवाद को समर्थन देता आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि लगातार पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है, पंजाब की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां पर ड्रोन के जरिए हथियार, ड्रग्स और नकदी भेजी जा रही है ताकि आतंकवाद की जो फैक्ट्री है उसको जारी रखा जाए। और पिछले कुछ महीनों में हमने टारगेटेड किलिंग्स भी देखी हैं और भारत ने इस बात का अंदेशा भी जताया है। जो यूएनएससी की बैठक यहां मुंबई में हुई थी उसमें भारत ने अंदेशा जताया था कि ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर हार्ड टारगेट्स को निशाना बना सकता है। यानी कि अभी वो जिस तरह से सॉफ्ट टारगेट्स को यानी कि टारगेटेड किलिंग्स कर रहा था, इसके बाद अब फिर से जो बड़े टारगेट्स हैं, जैसे कोई सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, उनको फिर से एक बार पाकिस्तानी आतंकी निशाना बना सकते हैं। और हमने जो कल देखा है सिद्रा में, माना जा रहा है कि ये जो ट्रक है ये जम्मू से कश्मीर जा रहा था और कश्मीर में बड़े जखीरे के साथ ही जब ट्रक पहुंचता तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह के बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर यह ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर भारत ने लगातार द्विपक्षीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाया है। और इसी बिल्कुल शैलेंद्र, और वहीं जो है हमने देखा कि यूएनएससी में दिसंबर 11 को अपने कॉन्सेप्ट नोट में ये भी कहा था कि टेररिस्ट एक्टिविटीज को गुड और बैड में क्लासिफाई करने का एरा गया नहीं करना चाहिए कि अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए वो खतरनाक साबित होता है।
बिल्कुल जाहिर तौर पर भारत के लिए भारत की तरफ से जो मैसेज दिया गया है पूरी दुनिया को बतौर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन के, उसके लिहाज से भारत ने जो मुद्दे उठाए हैं उनको लगातार समर्थन मिल रहा है। अमेरिका, फ्रांस और तमाम ऐसे जो बड़े वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यहाँ तक कि रूस की तरफ से भी भारत के इन स्टेटमेंट्स का समर्थन किया जाता रहा है। लेकिन सिवाय चीन के कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो भारत की बात से इत्तेफाक रखता हो। तो लेकिन इस मुद्दे को लेकर हम देखते आ रहे हैं कि भारत लगातार ये कहता रहा, और खासतौर से 9/11 के बाद, कि कोई भी गुड और बैड टेररिस्ट नहीं होते। एक देश का आतंकी दूसरे देश का फ्रीडम फाइटर नहीं हो सकता। ये जाहिर तौर पर आतंकवाद का जो मुद्दा है, ये सिर्फ ऐसा मुद्दा है जो दिन ब दिन अपना रूप बदलता जा रहा है। हमने ये भी देखा है जो नए चैलेंजेस सामने हैं दुनिया के, जिसमें डार्क नेट है या साइबर जो क्रिप्टो करेंसी है या फिर ड्रोन्स यानी यूएवीज जो है, वो एक बड़ा चैलेंज है जिसे मिलकर सभी देशों को मिलकर एकजुट होकर निपटना होगा, तभी इस चैलेंज से निपटा जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस पर कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान का साथ नहीं मिल रहा है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान खुद ही इसमें मुलव्विस है, वो खुद ही आतंकवाद को बढ़ावा देता है। हमने ये भी देखा है कि जो कल, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जैश के आतंकी थे, तो जैश, सब लोग जानते हैं कि जैश का हेडक्वार्टर कहाँ है और किस तरह से जैश ऑपरेट करता है। तो जाहिर तौर पर जब तक शैलेंद्र, और ऐसे में और भी खतरा तब बढ़ता है जब न्यू वर्ल्ड में, न्यू एज में कंटेम्पररी टेररिज्म चेंज हो चुका है। अब रेडिकलाइजेशन का रिस्क जो है बढ़ चुका है। इंटरनेट है, सोशल मीडिया है और क्रिप्टो करेंसी, क्राउड फंडिंग। ऐसे में जैसे कि जयशंकर ने अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि अब जो है और भी ज़्यादा खतरा इस वजह से भी है कि देखा गया है कि किस तरह से ये तंजीमें जैसे कि अलकायदा हो, दाइश हो, इनका एक्सपेंशन किस तरह से हुआ। तो ये खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ बढ़ सकता है और भी ज़्यादा आने वाले सालों में। देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि आतंकवाद का जो चैलेंज है वो दिन ब दिन अपना रूप बदल रहा है। और ये अब सोशल मीडिया के जरिए भी हम देख रहे हैं रेडिकलाइजेशन हो रहा है। बहुत से ऐसे केसेस इंडिया में भी सामने आए हैं जहां पर इंटरनेट के जरिए लोग रेडिकलाइज हुए हैं, और बहुत से लोग साउथ इंडिया से इस्लामिक स्टेट के तरफ से लड़ने के लिए भी देश से बाहर गए हैं। तो जाहिर तौर पर ये ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर लगातार एजेंसीज अलर्ट पर रहती हैं, और बहुत लोगों को इसके लिए डिरेडिकलाइज करने के लिए भी प्रोग्राम चलाए गए हैं, इसके लिए बहुत से कदम भी उठाए गए हैं। लेकिन लगातार जो एक टेररिज्म को एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर यूज करना पाकिस्तान की हमेशा से मंशा रही है, और इसी को लगातार पाकिस्तान इस्तेमाल करता आ रहा है अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर इस मुद्दे से निपटने के लिए भारत ने न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी इस मुद्दे को बार बार उठाया। हमने हालांकि ये भी देखा है कि बड़े हमलों के बाद जो भारत में हुए, चाहे पुलवामा की बात करें या उरी की बात करें, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिला, एयर स्ट्राइक देखने को मिला, तो एक कड़ा संदेश दिया गया है पाकिस्तान को भारत की तरफ से। लेकिन ये संदेश काफी नहीं है। इसके बावजूद भारत ने इस मुद्दे को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में कामयाब हो चुका है। हालांकि पाकिस्तान की लगातार कोशिश रहती है कि कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए, उस पर कहीं पर भी पाकिस्तान को समर्थन नहीं मिल रहा है। ये खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस बात को कबूल कर चुके हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर पूरी दुनिया उनके साथ नहीं है, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ तमाम मुल्क खड़े हैं। लेकिन सिर्फ चीन एक ऐसा मुल्क है जो इस मुद्दे पर, भले चीन के अंदर भी ऐसे टेररिज्म के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन चीन आज भी सिलेक्टिव है आतंकवाद से निपटने के लिए, इसलिए वो बार बार भारत और अमेरिका के प्रपोजल्स को यूएनएससी में ब्लॉक करता रहा है। बिल्कुल। और एक पॉइंट जो और भी उठाया गया था कि टेरर एक्टिविटीज़ या टेररिस्ट के उनके इंटेंशंस के हवाले से बायस क्रिएट करना, चाहे वो रिलीजियस रीजंस की वजह से हो या पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से हो, ये भी बहुत डेंजरस है कि हमारे दुनिया में जितने भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं उनके मुख्तलिफ एफिलिएशंस है, इंटरेस्ट्स है, रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ है, लेकिन उन बेसिस पर टेरर एक्टिविटीज़ को अलग करना, उनको लेकर के बायस क्रिएट करना, ये भी इक्वली डेंजरस है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर टेररिज्म को बांटना या किसी भी फॉर्म ऑफ टेररिज्म को सपोर्ट करना, ये बात सही नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर हम देखते आ रहे हैं न सिर्फ यूएनजीए बल्कि तमाम ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है, चाहे ब्रिक्स की बात करें, क्वाड की बात करें, G20 की बात करें, आतंकवाद के मुद्दे पर सभी मुल्क एकजुट हैं। कुछ ऐसे मुल्क हैं जो आतंकवाद का इस्तेमाल करके अपने
जो मंसूबे हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। बार बार हम देखते हैं कि कश्मीर में जब भी अमन की हवा होती है, वहां पर जब भी डेवलपमेंट की बात होती है, इलेक्शंस की बात होती है, उस वक्त पाकिस्तान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए इस तरह के हमलों को बार बार अंजाम दिया जाता है। और न सिर्फ एलओसी बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो है भारत और पाकिस्तान का, वहां से भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। हालांकि उसको रोक पाने में काफी हद तक कामयाबी भी मिली है, लेकिन अभी भी इन्फिल्ट्रेशन पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। और जहां इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती है वहां पर ड्रोन के जरिए इस तरह से घुसपैठ कराई जाती है हथियारों की या ड्रग्स की। और ये नार्को टेरर जो नया टर्म है उसको बहुत संजीदगी से लिया जा रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर जब तक ऐसे देशों का जब तक दोगलापन खत्म नहीं होगा, तब तक आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो सीरियसली नहीं लड़ी जा सकती है। बिल्कुल, वो पूरी तरह से नहीं लड़ी जा सकती है। और साथ ये कि चाहे टेररिस्ट हो, उनके सपोर्टर्स हो, फैसिलिटेटर्स हो, जो उनको फाइनेंस करते हैं वो हो, क्योंकि ये तमाम एलिमेंट्स कोलैबोरेट होके ही कोई टेरर एक्ट किया जाता है। तो इन तमाम तर डिफरेंट एलिमेंट्स के हवाले से जब तक कि एक प्रॉपर पूरी दुनिया जो है एकजुट नहीं होती, तब तक जो है टेररिज्म के खिलाफ ये जंग जो है मुकम्मल नहीं हो पाएगी, जीती नहीं जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब तक सब लोग एकजुट नहीं होंगे, सभी मुल्क अपने पर्सनल एजेंडा से पीछे हटकर एक यूनानिमिटी नहीं दिखाएंगे आतंकवाद के खिलाफ, तब तक इस जंग को जीतना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि देखिए, भारत न सिर्फ यूएनएससी में इस मुद्दे को उठाता आ रहा है, बल्कि भारत अब इस बात पर भी ध्यान दे रहा है कि यूएनएससी में जो डेजिग्नेशन करने वाली समिति है उसको किस तरह से रिफॉर्म किया जाए। क्योंकि जब भी इस तरह का कोई प्रपोजल आता है और एक मुल्क खड़ा होकर बोल देता है कि हम इसकी मुखालफत करते हैं, और बिना किसी कारण के प्रस्ताव को, प्रपोजल्स को 6 महीनों के लिए टेक्निकल होल्ड पर डाल देता है और उसके पीछे कोई कारण भी नहीं बताया जाता है, तो ऐसे में इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है ताकि कोई ऐसा मुल्क सामने ना आए जो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में अड़ंगा पैदा करे। तो जाहिर तौर पर इस डायरेक्शन में भी फिलहाल भारत काम कर रहा है और बहुत से देशों का समर्थन भी है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि 2023 में इस मसले पर कुछ कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि लगातार उम्मीद की जा रही है कि नया साल आते आते कामयाबी जरूर मिलेगी और एक नया साल जो है नई शुरुआत होगी पीस की तरफ, ग्लोबल पीस की जानिब। बेहद शुक्रिया शैलेंद्र तमाम तर जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।